This is question number 3, exercise 11.1, and this question is based on scale factor. और स्केल फैक्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, हालांकि है कुछ भी नहीं इसमें, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, 2-3 बातें हैं। अगर आपने उन्हें याद कर लिया तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इस टाइप का कंस्ट्रक्शन। कोई भी क्वेश्चन आएगा, स्केल फैक्टर कुछ भी दिया हुआ हो, आप बहुत ही ईजिली उस कंस्ट्रक्शन को पूरा कर लेंगे। तो लेट वी स्टार्ट इट। आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए विद साइड्स 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर, जिसकी साइड होंगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। देन अनदर ट्राइंगल, यानी हम लोगों को यहाँ पर 2 ट्राइंगल ड्रॉ करने। एक ये ट्राइंगल हुआ जिसकी डायमेंशन दी हुई है 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से फिर हम लोगों को दूसरे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है। देन अनदर ट्राइंगल वो साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। फर्स्ट मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो ये 2 चीज़ें करनी है हम लोगों को। पहले हम लोग जो गिवन ट्राइंगल है फर्स्ट वन, इसे ड्रॉ करते हैं जिसकी साइड 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये जो पार्ट है इस टाइप के ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना जिसकी तीनों साइड दी हुई हों, ये आपका 8th का पार्ट है, 9th का पार्ट है। तो पहले हम लोग इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें हम किसी भी एक साइड को बेस ले लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर को बेस ले लेते हैं। चॉइस है आपके ऊपर, कोई भी एक साइड आप बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 7 सेंटीमीटर को बेस बनाते हैं। ये प्रॉपर वे है, थोड़ा सा आप डॉट बना दीजिए ताकि आपकी पेंसिल जब यहाँ से चलना स्टार्ट हो तो खुद ब खुद 7 पर रुक जाए। तो दिस इज 7 सेंटीमीटर। अब 2 साइड बच रही हैं, एक 5 सेंटीमीटर की और एक 6 सेंटीमीटर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग आर्क लेंगे 5 सेंटीमीटर की। तो इसका भी एक प्रॉपर वे ये है कि आप स्केल को रफ स्पेस में जाके 5 सेंटीमीटर के पॉइंट्स ले लीजिए और 6 सेंटीमीटर के। तो ये 0 हो गया, ये 5 हुआ और ये 6 सेंटीमीटर। अब इसे हटा लीजिए आप, और हटाने के बाद कंपास को इन्हीं डिस्टेंस के लिए आप सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे रखा, दिस इज़ फॉर 6 सेंटीमीटर, और ये 0 पे रख दिया। तो इसके लिए आपके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं कंपास को सेट करने के लिए। इसलिए ये वे है कि आप रफ स्पेस में जाके पॉइंट बना लें और फिर यहाँ पर आप कंपास को सेट कर लें। सो दिस इज़ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग एक आर्क लेंगे इस तरफ, दिस इज़ 6 सेंटीमीटर। अब हम दूसरी आर्क लेते हैं 7 सेंटीमीटर की। ये हम लोगों ने सेट कर लिया है कंपास को, और इस वर्टेक्स पे रखकर पहले वाली आर्क को कट करेंगे। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये हमारा तीसरा वर्टेक्स हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, ये हमारा सपोज़ बी वर्टेक्स है, और ये इसका नाम दे दिया हमने सी, और ये आ गया हम लोगों का ए वर्टेक्स। ठीक है, नाउ वी ज्वाइन ए सी एंड ए बी। तो एक ट्राइंगल हम लोग बना चुके हैं, दिस ट्राइंगल इज ओवर एंड दिस इज़ द गिवन ट्राइंगल, जिसको यूज़ करके हम लोग मेन कंस्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हमें दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो दिया है वो 7/5 है। तो वी हैव ड्रॉन दिस गिवन ट्राइंगल। अब हम लोग आते हैं समझने के लिए कि इस 7/5 का की वैल्यू क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये क्या है, क्या चीज़ है। दिस इज़ कॉल्ड स्केल फैक्टर। ठीक है, इस टाइप को जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको इस टाइप का एक फ्रैक्शन दिया हुआ होगा। बस दफ़ा ऐसा दिया होता है 7:5। तो एक्चुअली दिस इज़ अ रेशियो जो आपको दिया होता है। तो करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे 7/5 दिया हुआ है। तो इसमें हम एक चीज़ पहले ये इमेज बनाएंगे अपने जहन में कि ये जो दूसरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, एक तो पहली बात है कि ये ट्राइंगल इस जैसा होगा क्योंकि सिमिलर बनाना है। देन अनदर ट्राइंगल वो साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल होगा ये इस जैसा होगा, पहली बात। अब इस जैसा होगा, लेकिन साइड्स का प्रपोर्शन क्या होगा, तो प्रपोर्शन दिया हुआ है 7/5। तो इसकी एक इमेज बनाते हैं। हो सकता है ये जो दूसरा ट्राइंगल है ये पहले ट्राइंगल से बड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि ये वाला ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल से छोटा हो। तो अब इसको कैसे जज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को देखा जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर को देखा जाता है कि न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो ये वाला ट्राइंगल है ये छोटा बनेगा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल सेकंड वाला ये छोटा बनेगा। अगर ये न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये वाला ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल से बड़ा बनेगा। तो हमारा जो केस है उसमें जो न्यूमरेटर है वो 7 है, एंड 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो 7 बड़ा है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा ये इस वाले ट्राइंगल से बड़ा बनेगा। और जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि ये ट्राइंगल बड़ा बनने वाला है, तो आप एक काम करिए, आप इस बेस को थोड़ा खुद से बढ़ा दीजिए पहले से ही, क्योंकि इसकी हम लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ेगी। जब 19 स्टेप्स में आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों बढ़ाया है। तो ये हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, और ये आप एरो लगा सकते हैं। तो दिस इज़ रे बी सी। अब एक्सटेंशन के बाद क्या करना है हम लोगों को, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि आपने जो बेस बी सी लिया हुआ है, तो बी सी के ऊपर में ए है यानी तीसरा वर्टेक्स। बी सी के नीचे आपको एक पॉइंट एक्स लेना है। कैसे लेना है, ऐसे लेना है एक्स कि सी बी एक्स एक एक्यूट एंगल बने। एक्यूट मतलब 90 से कम।
तो कोई भी आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, इस टाइप का कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, इसमें कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है कि प्रोटेक्टर लगा दें आप और मेज़र करके बनाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस एक्यूट दिखना चाहिए। तो दिस इज़ लुकिंग लाइक एक्यूट, मतलब 90 से कम दिख रहा है। तो दिस इज़ एंगल सी बी एक्स, और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देंगे एक्स। ठीक है, ये काम हम लोग करेंगे पहले। उसके बाद फिर हम लोग वापस आते हैं स्केल फैक्टर पे। क्यों आते हैं? क्योंकि अब हम लोगों को बी एक्स पर कुछ पॉइंट्स लेने हैं, कुछ पॉइंट्स लेने हैं, और वो पॉइंट्स कितने लेने हैं वो हमें पता चलेगा इस स्केल फैक्टर से। कैसे पता चलेगा? कि इन दो नंबर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देखेंगे हम बड़ा नंबर कौन सा है, यानी बड़ी वैल्यू क्या है। तो 7 इज़ बिगर वैल्यू, 7 बड़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर 7 पॉइंट्स लेंगे, इनके बीच में बी और एक्स के बीच में हम कितने पॉइंट्स लेंगे? 7 पॉइंट्स लेंगे। अगर सपोज़ यही नंबर ऐसे दिया होता, मतलब स्केल फैक्टर ये दिया हुआ होता, तो हम कितने पॉइंट्स लेते हैं? 7 पॉइंट्स ले रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है? 7 है। अगर यही स्केल फैक्टर हमारा 2/5 होता सपोज़, तो हम कितने पॉइंट्स लेते? तो 5 पॉइंट्स लेते। अगर यही फैक्टर हमारा 5/8 होता, तब हम कितने पॉइंट्स लेते? तब हम 8 पॉइंट्स लेते। तो ये बात यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो बड़ी वैल्यू है दोनों में, उतने पॉइंट्स लिए जाते हैं। तो हमारे केस में बड़ी वैल्यू 7 है, तो वी हैव टू टेक हियर 7 पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कैसे लेने हैं? उसकी प्रोसीजर ये है कि आप को यहाँ बी पर कंपास रखना है, और कोई भी आर्बिट्ररी रेडियस की, यानी अपनी मनचाही रेडियस आप कह सकते हैं। कोई सेटिंग ज़रूरी नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर लें या 2 सेंटीमीटर लें, एग्जैक्टली कुछ भी आप ले सकते हैं। और वो रेडियस सेट करने के बाद आप बी पर रखेंगे कंपास को, और नीचे की तरफ यानी बी एक्स पर आर्क लगा देंगे। अब ये जो आर्क इस बी एक्स को कट करेगी, वहाँ पर आप कंपास को रखेंगे, और ये जो सेटिंग हो चुकी है, जब तक हमारे पास 7 के 7 पॉइंट हाथ में नहीं आ जाते, यानी बी एक्स पर हम ड्रॉ नहीं कर देते, तब तक इस सेटिंग को बिगाड़ना नहीं है, यानी रेडियस सेट हो चुकी है। तो हम बी पर रखेंगे, और बी पर रखने के बाद यहाँ पर कट लगाएंगे। अब ये इतनी रेडियस होनी चाहिए कि 7वां जो पॉइंट है आपका, वो एक्स से पहले आके रुक जाए, ख़त्म हो जाए, यानी B7 हमारा यहाँ कहीं पर आके रुक जाए। ऐसा ना हो कि आपने ये साइज़ इतना बड़ा ले लिया कि जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कहीं एक्सटेंड होकर आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो आप ये समझ जाइएगा, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि कितनी आपको साइज़ यहाँ पे लेनी है। तो हम लोगों ने इतना साइज़ ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम बी पर रखेंगे, दिस इज़ फर्स्ट आर्क। अब ये जो कट किया है, यहाँ पर दोबारा कंपास को रखेंगे दूसरे पॉइंट के लिए, दिस इज सेकेंड आर्क। अब यहाँ पर रखेंगे कंपास को, ये जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं इन पर कंपास रखते रहेंगे, और जब तक हमारा B7 नहीं आ जाता। B7 क्या है? चलिए नाम भी दे देते हैं, दिस इज़ B1, यानी पॉइंट 1। अब आप समझ गए होंगे B7 का मतलब 7वां पॉइंट। B2, दिस इज़ B3। जैसे ही हमारे पास B7 आएगा हम रुक जाएंगे। तो B3 पे रखा और ये आर्क लगा दी। B4 आ चुका है, B5, B6, एंड दिस इज़ लास्ट पॉइंट B7। अब इनका नाम दे देते हैं। आप देख रहे हैं कि एक्स से पहले आके रुक गया, तो ये आपको अंदाज़ लग जाएगा देखते ही साथ, प्रैक्टिस के बाद, कि आपको कितनी रेडियस लेनी है आर्क की। तो B4, दिस इज़ B5, B6 एंड B7। अब फिर इसके बाद की स्टेप क्या है? यहाँ तक आ गए हम लोग, एक्यूट एंगल ले लिया, 7 पॉइंट्स ले लिए। 7 पॉइंट्स क्यों लिए? क्योंकि इन दोनों में बिगर वैल्यू 7 थी, इसलिए ले लिए। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं कि अब हम जो प्रोसीजर है उसमें हमें ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, यानी सी से हमें मिलाना है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि B7 से मिलाएं या B5 से मिलाएं। ठीक है, B7 से मिलाएं या फिर B5 से मिलाएं। तो इसका रूल ये है, देखिए हम लोग न्यूमरेटर को यूज़ कर चुके हैं पहले ही, जिसने बताया था कि इमेज क्या होगी, यानी जो हमारा ट्राइंगल है सेकंड, वो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, वो हम लोगों ने यहाँ से डिसाइड कर लिया था कि 7 इज़ बिगर दैन 5। तो हमारा जो ट्राइंगल आने वाला है वो उससे बड़ा आने वाला है, तभी हम लोगों ने एक्सटेंड भी कर लिया था पहले से। अब डिनोमिनेटर का काम शुरू हुआ। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? डिनोमिनेटर है 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में जितने पॉइंट्स हैं, यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को यूज़ करके हम यहाँ ढूंढेंगे और उस पॉइंट से सी को मिलाएंगे। तो दिस इज़ 5, इससे पहले आप बी लगा दीजिए, तो दिस इज़ B5। समझ गए? डिनोमिनेटर तय करेगा कि हमें सी से किसे मिलाना है, B5 को मिलाना है या फिर B7 को मिलाना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो वी हैव टू ज्वाइन C बाई B5। ये बात भी आपको याद रखनी है, भी शॉर्टकट है आपका। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि 7 से मिलाना है B7 से या B5 से, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उससे मिलाएंगे। सपोज़ ये वाला अगर स्केल फैक्टर होता तो किससे मिलाते? B8 से मिलाते। ठीक है, ये स्केल फैक्टर होता तो किससे मिलाते? B5 से मिलाते। ये स्केल फैक्टर होता तो किससे मिलाते? B7 से मिलाते। तो हमारे केस में डिनोमिनेटर 5 है, तो वी हैव टू ज्वाइन B5 टू C। B5 को C से ज्वाइन करेंगे हम। देखिए ये बना दिया, ये ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। और ज्वाइन करने के बाद फिर क्या करना है? ज्वाइन करने के बाद अब काम शुरू हुआ दूसरे पॉइंट का, यानी B5 का काम ख़त्म हो गया, B5 से C मिला दिया। अब बचा क्या है? 7 है ना दूसरा नंबर। तो B7 से हमें मिलाना होगा। B7 से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। B5C के पैरेलल में B7 से लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन आएगी यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी कहीं पर इस रे को।
तो ये जो पॉइंट आएगा, दिस इज़ द सेकेंड वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल का हमारे पास दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा। आप कहेंगे कि पहला वर्टेक्स कहाँ है, तो ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा। इसका नाम आमतौर पे दिया जाता है इससे मिलता जुलता, यहाँ पर सी है तो हम नाम दे देंगे सी डैश। वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो B7 से आपको यहाँ से मिलेगा सी डैश पॉइंट, ठीक है। तो ये काम करते हैं, इसके पैरेलल हमें यहाँ से ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे, जितना एंगल ये वाला है अगर हम उतना एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अब हम लोग यहाँ जितना एंगल है उतना एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। कंपास रखा B5 पर, कोई भी आर्क ले लिया आपने, कोई भी आर्क ले सकते हैं, मतलब रेडियस सेट कर सकते हैं, किसी भी रेडियस की आर्क लेनी है आपको। बस इसका ध्यान रहे कि इन पे मर्ज ना हो, ओवरलैपिंग ना हो इन पर। तो कुछ ऐसा ले लिया आपने यहाँ पे, और इसे भी कट कराना है और इसे भी कट कराना है, दोनों को कट करा दिया। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया है और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। अच्छा, जो रेडियस अभी हमने इसके लिए सेट की हुई है, देखिए इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, बहुत धीरे से आराम से इसे लेके जाना है B7 पे, और फिर इस तरीके से इसी डायरेक्शन में हमें ये ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको लेकर जाएंगे कंपास को, और इन दो पॉइंट के डिस्टेंस को मेज़र करेंगे या फिक्स कर देंगे कंपास को इस डिस्टेंस के लिए। तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस सेट कर ली है इन दोनों पॉइंट के बीच में। अब ये ले जाएंगे हम यहाँ पर, और ये इस आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा देंगे। तो ये जो एंगल था जितना, उतना एंगल हम लोगों ने ये बना लिया है। तो इसकी प्रोसीजर याद रखिएगा कि इक्वल एंगल कैसे बनाए जाते हैं। हालांकि ये 9th में आता है और उससे पहले भी 6, 7, 8 से शुरू हो जाता है, और फिर भी नहीं याद है आपको तो यहाँ पे बता दिया गया है दोबारा, तो आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, इसका नाम क्या देंगे हम, सी डैश, ओके। तो तकरीबन आपका 70% 80% वर्क हो चुका है कंस्ट्रक्शन का। अब ये काम जो हमने यहाँ पे किया है, यानी इसके इसके ये दोनों पैरेलल बनाई हैं, इसके पैरेलल ये ड्रॉ की है, इसी तरीके से इसके पैरेलल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ बनाएंगे। जैसे ये दोनों इक्वल बनाए थे वही प्रोसीजर है यहाँ पे, इसके इक्वल हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे। उससे पहले की एक चीज़ है कि हम ये जब बनाएंगे तो आगे जाके यहाँ इसे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो इसे हम लोग ऑलरेडी ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये हम लोगों ने इसे एक्सटेंड कर लिया है, जिसकी ज़रूरत बाद में पड़ने वाली है। अब हम लोग आते हैं सी पर, और इस एंगल को कोई भी आर्क लेके आप यहाँ पे, किसी भी रेडियस की आर्क लेके आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, और ये इसी तरीके का कंपास, यानी इसी सेटिंग के साथ कंपास को ले जाके आप सी डैश पे रखेंगे और ये ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से। अब क्या करना है, अब ये जो दो पॉइंट हमारे आए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दो पॉइंट आए थे वैसे यहाँ पर ये दो पॉइंट आए हैं, थोड़ा सा डार्क कर दिया, और ये कंपास की सेटिंग ले जाके हम यहाँ पे रखेंगे, कंपास को सेट करेंगे इस डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये सेट कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे, ये कट कर दिया। तो ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट से जब हम सी डैश को ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे आएगा और यहाँ पे कट करेगा। दिस पॉइंट इज़ ए डैश, बिकॉज दिस इज़ ए, तो ये नाम आ जाएगा ए डैश, और ए डैश बी सी डैश, दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। तो बहुत इजी है, स्केल फैक्टर आप समझ गए होंगे क्या है, बस हमें ज्वाइन करना है यहाँ पर। और ये हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ए डैश। एक पार्ट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो चुका है। अब बोर्ड एग्जाम में एक चीज़ बचती है कि आपको इसकी स्टेप्स लिखनी होती हैं। स्टेप से बच्चे घबराते हैं बहुत ज़्यादा कि स्टेप कैसे लिखी जाएँ, क्या लिखना है, याद करने में लग जाते हैं। हालांकि स्टेप को याद नहीं करना है आपको, जो चीज़ें आपने यहाँ पे परफॉर्म की हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज में, इतनी इंग्लिश आपको आती है कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं। बस थोड़े से टर्म्स हैं कुछ जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे आर्क है, रेडियस है, एंगल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कहाँ पर इन्हें यूज़ करना है। तो स्टेप 1 से शुरुआत करते हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने जब की हैं उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने 5, 6, 7 सेंटीमीटर साइड्स का एक ट्रायंगल बना लिया था। तो दिस वाज अ गिवन ट्रायंगल, तो इस पर बहुत फोकस नहीं करना कि कैसे बनाया है, ये क्योंकि पहले का पार्ट है आपका 10 से पहले का, तो आपको इसको डिटेल इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा, ये वाला ए बी सी, छोटा वाला ए बी सी ऑफ गिवन मेजरमेंट्स, ठीक है। उसकी डिटेल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, गिवन मेजरमेंट क्या है वो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक स्टेप हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सेकंड स्टेप क्या किया था, याद करिए क्या किया हम लोगों ने। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने
इस एंगल को ड्रॉ किया था सी बी एक्स को, विच इज़ एक्यूट एंगल, ठीक है। और एक और ख़ासियत है कि एक्स कहाँ पर है, एक्स ए के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बी सी के अगर ऊपर ए आ रहा है तो बी सी के नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा, तो इसे भी मेंशन करना होगा। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, कौन सा, सी बी एक्स, सच दैट, क्योंकि आपको बताना होगा कि एक्स कहाँ पर है, सच दैट एक्स लाइज ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए, ठीक है, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड में है। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिए हैं B1 से लेकर B7 तक। कैसे लिए हैं, B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 एंड सो ऑन, मतलब ये जो डिस्टेंसेज हैं वो सारी इक्वल हैं। तो स्टेप 3 लिखते हैं हम लोग, टेक 7 पॉइंट्स B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, टाइम बचाना है, B7 ऑन कहाँ पर, BX रे पर, कहाँ पर लेना है, BX रे पर लेना है, सच दैट, इस तरह से कि B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, टाइम बचाना है, इज इक्वल टू लास्ट क्या है हमारा, देखिए B6 B7, तो B6 B7, दिस इज ओवर। स्टेप 3 हो गई वो पूरी। इसके बाद है स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या किया हम लोगों ने, स्टेप 4 में हम लोगों ने B5 से C को ज्वाइन किया, ठीक है, B5 को C से ज्वाइन किया, और उसके पैरेलल ही हम लोगों ने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया B7 C डैश को। तो दोनों बातें हम लोग एक ही स्टेप में कवर कर सकते हैं। तो ज्वाइन B5 C, क्यों किया है B5 से, उसकी डिटेल यहाँ पर है, पहले वीडियो में आ चुका है, वो आपको याद रखना है। ज्वाइन B5 C एंड ड्रॉ a line parallel to it means B5C के। तो ज्वाइन B5C एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू इट, कहाँ से बनाना है, फ्रॉम B7, विच, वो क्या करती है, क्या कर रही है लाइन, इस रे को, BC रे को C डैश पे कट कर रही है, विच इंटरसेक्ट्स BC रे एट C डैश, ओवर। इतना काम कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसकी डिटेल आपको नहीं बतानी होती कि एंगल कैसे इक्वल बनाते हैं, क्योंकि ये भी पार्ट आपका 6th स्टैंडर्ड का है, तो 10th में आपको ये छोटी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मेन चीज़ों पर फोकस करना होता है। तो इस स्टेप में ख़ास बात याद रखिएगा कि जो चीज़ें 10th लेवल की हैं बस उन्हीं को आपको बताना होता है कि कैसे करना है, बाकी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो आपको नहीं बतानी। स्टेप नंबर 5, कुछ भी नहीं बचा, लास्ट स्टेप है। CA के पैरेलल C डैश A डैश बनाई है, जो BA को कट कर रही है डैश पर, ठीक है, BA रे को कहाँ कट कर रही है, A डैश पे कट कर रही है। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू, किससे, CA, कहाँ से, फ्रॉम C डैश, क्या कर रही है, विच इंटरसेक्ट, जो कट कर रही है, विच इंटरसेक्ट्स BA रे, विच इंटरसेक्ट्स BA रे एट A डैश, इट इज़ ओवर। बस आपकी सारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। नाउ एक लाइन छोड़कर आपको यू हैव टू कंक्लूड कि A डैश B C डैश इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, A डैश या ट्रायंगल A डैश B C डैश इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी हो गया, स्टेप भी हो गई। इतना करके जब आप आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया। नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे पैरेलल नज़र आ रही हैं तो ऐसा आपका भी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और स्टेप भी बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखनी होती, 7-8 स्टेप में भी नहीं जाना आपको, 4 to 5 या 6 मैक्सिमम स्टेप में आपका काम हो जाता है पूरा। तो इट इज़ ओवर।